नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम एक ऐसे सफर पर निकलेंगे जो हमें भारत के गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराएगा। यह सफर हमें उन महान स्थलों की ओर ले जाएगा जो भारत की पहचान है। यह सफर बहुत पुराने जमाने से शुरू होकर आज के भारत तक जाएगा और हमें हर युग की झलक दिखाएगा। हर मोड़ पर हमें मजेदार कहानियां, शक्तिशाली राजाओं के किस्से और महान लोगों के बारे में जानने को मिलेगा। भारत का इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत गाथा है। यह एक ऐसी नदी की तरह है जिसमें बहुत सारी नदियां आकर मिली हैं और हर नदी ने इसे समृद्ध किया है। हर नदी अपने साथ अलग अलग संस्कृति, परंपरा और ज्ञान लेकर आई है, जिससे भारत की विविधता बनी है। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे अलग अलग संस्कृतियों ने मिलकर भारत को बनाया और इसे अद्वितीय बनाया। हम उन राजाओं और रानियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने यहाँ राज किया और अपनी छाप छोड़ी। हम उन कलाओं, विज्ञान और साहित्य को भी देखेंगे जो इस देश की पहचान बने। तो आइए दोस्तों, मिलकर खोलें भारत के इतिहास का पन्ना और डुबकी लगाएं इसके अथाह सागर में। यह यात्रा हमें अतीत से वर्तमान तक ले जाएगी। हमारे सफर की शुरुआत होती है बहुत पुराने जमाने से, जहां से हमें भारत के इतिहास के सबसे पुराने निशान मिलते हैं। यह वह समय था जब इंसान अभी सीख ही रहा था। खुदाई में मिली चीजों से पता चलता है कि भारत में 2 लाख साल पहले से लोग रहते थे। नर्मदा नदी के पास से हमें ऐसे इंसानों के अवशेष मिले हैं जो इस बात का सबूत है। लगभग 73,000 साल पहले आज जैसे इंसान, जिन्हें होमो सेपियंस कहते हैं, भारत में आए। ये लोग अफ्रीका से आए थे और धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गए। इस समय में लोग जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से फल फूल इकट्ठा करके खाते थे। वे गुफाओं में रहते थे और पत्थरों के हथियार बनाते थे। ये वह समय था जब इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। लगभग 3300 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के किनारे एक बहुत बड़ी सभ्यता का जन्म हुआ, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यह सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शहरों में रहते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके सबसे बड़े शहर थे। इन शहरों में पक्के मकान, नालियां, नहाने की जगह और अनाज रखने के बड़े बड़े कमरे थे, जो दिखाते हैं कि वे शहरों को बहुत अच्छी तरह से बनाना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबे और कांसे जैसी धातुओं का ज्ञान था। वे खेती भी करते थे और व्यापार में भी बहुत होशियार थे। उनकी मुहरें मेसोपोटामिया तक मिली हैं, जो बताता है कि उनका व्यापार बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। सिंधु लिपि अभी तक कोई नहीं पियाच पाया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह एक अच्छी तरह से विकसित भाषा थी। सिंधु घाटी सभ्यता का लगभग 1900 ईसा पूर्व में अचानक अंत हो गया। आज तक कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ। इस सभ्यता के लोग कला और शिल्प में भी निपुण थे। उनके द्वारा बनाई गई आभूषण और मनके आज भी अद्वितीय माने जाते हैं। वे धार्मिक अनुष्ठानों में भी विश्वास रखते थे, जो उनके द्वारा बनाए गए मूर्तियों और प्रतीकों से स्पष्ट होता है। उनकी सामाजिक संरचना भी बहुत संगठित थी, जो उनके शहरों की योजना और निर्माण में दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता ने तकनीकी उन्नति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो उनके द्वारा विकसित की गई जल प्रबंधन प्रणालियों से स्पष्ट है। सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद भारत में एक नया युग शुरू हुआ, जिसे हम वैदिक काल कहते हैं। इस काल का नाम वेदों के नाम पर पड़ा, जो इसी समय लिखे गए थे। वेद बहुत पुराने भारतीय ग्रंथ हैं, जिनमें ईश्वर की स्तुति, मंत्र और ज्ञान की बातें लिखी हैं। वेदों से हमें वैदिक सभ्यता के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। वैदिक सभ्यता गांवों में बसने वाली सभ्यता थी। लोग गांवों में रहते थे और खेती बाड़ी और जानवर पालते थे। परिवार समाज की मूल इकाई थी और सब एक साथ रहते थे। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था शुरू हुई। समाज 4 वर्णों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वैदिक लोग प्रकृति की पूजा करते थे। इंद्र, अग्नि, वरुण, सूर्य उनके प्रमुख देवता थे। यज्ञ उनके धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। Section 5. Empires Ascend, the Mauryas and Guptas. These 2 dynasties played a crucial role in shaping ancient Indian history. 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में बहुत सारे राज्य बनने लगे। ये राज्य आपस में संघर्ष करते रहते थे। मगध सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। इसकी शक्ति और प्रभाव ने इसे अन्य राज्यों से अलग बना दिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य बनाया। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और इसे मजबूत बनाया।
चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा बिंदुसार और पोता अशोक महान मौर्य साम्राज्य के राजा बने। इन दोनों ने साम्राज्य को और भी समृद्ध किया। अशोक एक बहुत बड़े सम्राट थे जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। इस युद्ध ने उनके जीवन को बदल दिया। अशोक ने अपने पूरे साम्राज्य में धम्म का प्रचार किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को अपनाया और फैलाया। उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया और लोगों के भलाई के लिए बहुत काम किए। उनके शासनकाल में कई सामाजिक और आर्थिक सुधार हुए। अशोक के शिलालेख हमें उनके शासनकाल के बारे में बताते हैं। ये शिलालेख उनके विचारों और नीतियों का प्रमाण है। 3री शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का जन्म हुआ। इस साम्राज्य ने भारत को एक नई दिशा दी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश की स्थापना की। उन्होंने एक मजबूत और स्थिर शासन की नींव रखी। गुप्त काल को भारत का स्वर्णिम युग माना जाता है। इस युग में कला, संस्कृति और विज्ञान का अद्वितीय विकास हुआ। इस समय में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित अपने चरम पर थे। इस युग ने कई महान विद्वानों को जन्म दिया। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कालिदास इस युग के महान विद्वान थे। इनकी रचनाएं और खोजें आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सेक्शन 6 रीजनल डायनेस्टीज एंड कल्चरल फ्लरिश। मौर्य और गुप्त साम्राज्यों के खत्म होने के बाद भारत में कई छोटे बड़े राज्य बन गए। दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य जैसे शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट जैसे राजवंशों ने राज किया। ये सभी राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इस समय में बहुत सारे मंदिर बनाए गए। खजुराहो, एलोरा, महाबलीपुरम के मंदिर इस काल की शानदार स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं का विकास भी इसी काल में हुआ। कबीर, तुलसीदास, सूरदास जैसे महान कवियों ने अपनी रचनाओं से हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। Section 7 The Arrival of Islam, Delhi Sultanate and Mughal Empire। 8वीं शताब्दी ईस्वी में अरबों ने सिंध पर कब्जा कर लिया और भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी ने भारत पर कई बार हमला किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत बनाई। दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश ने राज किया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के पहले युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की शुरुआत की। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मुगल साम्राज्य के प्रमुख शासक थे। मुगल काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। इस काल में कला, संस्कृति और स्थापत्य कला का विकास हुआ। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार मुगल स्थापत्य कला के शानदार उदाहरण हैं। Section 8 Colonial Encounters, the British East India Company। 16वीं शताब्दी में यूरोपीय ताकतों का भारत में आगमन हुआ। पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज, डच और फ्रांसीसी व्यापार करने के लिए भारत आए। 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाना शुरू कर दिया। 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हराया। यह युद्ध भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत थी। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यह विद्रोह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बहुत बड़ा विद्रोह था। हालांकि यह विद्रोह सफल नहीं रहा, लेकिन इसने भारतीयों में देशभक्ति की भावना जगा दी। Section 9 The Struggle for Freedom, A Nation Awakens। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी। कांग्रेस ने अंग्रेजों से अपना राज मांगा। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने एक नया मोड़ लिया। गांधी जी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते पर चलकर अंग्रेजों के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा किया। भारतीयों ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत को आजाद करना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दुनिया के सबसे बड़े स्वतंत्रता आंदोलनों में से एक था। इसमें लाखों भारतीयों ने भाग लिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। Section 10 Independent India, A Journey of Progress and Challenges। आजादी के बाद भारत ने एक गणराज्य के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना।
जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। आज भारत एक तेजी से तरक्की करती हुई अर्थव्यवस्था है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में भारत ने काफी प्रगति की है। हालांकि भारत को अभी भी गरीबी, अशिक्षा, भ्रष्टाचार जैसी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हमें इन चुनौतियों से लड़ने के लिए मिलकर काम करना होगा ताकि हम एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकें।